नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दूसरे चरण का दंगल। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर के 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। इन जिलों में समाजवादी और रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों में सबसे ज्यादा 11 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जीते थे। मोदी लहर के बावजूद दूसरे चरण की इन सीटों में सपा को 27 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा को 13 पर और बसपा को 11 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को 27 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें ही मिली थी। दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं के कारण सपा और बसपा की पकड़ मजबूत रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा का बसपा और आरएलडी से गठबंधन था, इसके बाद बसपा ने 11 में से 4 सीटों अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को रामपुर, मुरादाबाद और संभल में जीत मिली थी। इन 7 जिलों में 35 सीटों पर दलित और मुस्लिम आबादी जीत में एक अहम फैक्टर मानी जाती है, जबकि जाट और ओबीसी मतदाता की संख्या भी अच्छी खासी है। वहीं बदायूं को यादव बाहुल्य जनपद माना जाता है, जिसके चलते इसे सपा का गढ़ माना जाता है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा ब्यौरा यदि हम निकालें 2017 से 2019 का, तो निश्चित तौर पर सीटों का यदि हम आकलन करें तो जो चीजें हुई थी वो साफ दर्शाती हैं कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, लेकिन जातिगत समीकरण जो हम शुरू से देखते आए हैं, जिस क्षेत्र से, जिस सीट से जिसको जीतना है वही जीतेगा। उस क्षेत्र से जो भी जातिगत समीकरण हैं वो यदि मजबूती दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं, तो वो एक जगह ही वोट करेंगे। फिर आप चाहे कितना ही प्रचार कर लीजिए, आप कितनी बातें कर लीजिए। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ इस बार भी होना है। लेकिन इस बार में चीजें बहुत सारी थी। इस बार में हमने कोविड भी देख लिया, इस बार हमने संकल्प पत्र भी देख लिए, इस बार हमने आरोप प्रत्यारोप भी बहुत देख लिए, कुछ मसले भी ऐसे देख लिए और लगातार कुछ चीजें ऐसी भी आई हैं जिनको देखकर लग रहा था, गठबंधन भी देखिए आप कि सब एक तरफ और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देख के हमें लगता है कि आखिरकार इतना आसान तो नहीं होगा किसी के लिए भी। अब क्योंकि सबसे बड़ी जनता है तो जनता क्या करेगी देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल मुनि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी का पक्ष रखने के लिए आदित्य विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जंग बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जंग बहादुर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहूंगी। 55 सीटों पर अब जो वोटिंग होनी है, दूसरे चरण का मतदान 14 तारीख को होना है। सीटों का जिक्र मैंने जिस तरीके से किया, जो होनी है, बहुत सारी जगह से एक जो वोट बैंक है वो मुस्लिम बाहुल्य है। क्या लगता है, और अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी तक की जो सीटें आई हैं या पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखिए तो काफी लोग समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम वोटर्स, मुझे लगता है वहां का जो वोट बैंक गया था वो सपा की तरफ ज्यादा झुकता है। तो ऐसे में जो 55 सीटों में होना है, तो क्या माना जाए कि इस बार बदलाव होगा? जो वो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या फिर जैसा चला आ रहा था वैसा ही चला आएगा? कितनी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में काम किया है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात ये कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की या अन्य किसी वर्ग विशेष के बाहुल्य क्षेत्र की, तो देखिए अभी जो इसके पहले चरण का जो मतदान था, जो 10 तारीख को मतदान था, इसमें 58 सीटों पर मतदान हुआ। उसमें हमारे पास में 2017 के चुनाव में हमारे पास 53 सीटें थी। ये भी सारे की सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही ज्यादातर हैं, जिसमें जाट वोटर की भी काफी अच्छी मात्रा है। लेकिन ये जो दूसरे चरण का मतदान है, इसमें 50+ सीटों का इसमें भी मतदान होना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें भी
बहुत बड़ी मात्रा में हम यहाँ से भी सीटें जीत करके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, कहीं पर भी जाति धर्म मजहब देख करके काम नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर आवास दिए हैं, अगर 50 लाख लोगों को आवास दिए, तो उसमें हर एक वर्ग का व्यक्ति शामिल है। अगर खाद्यान्न वितरण 15 करोड़ लोगों को हुआ है, तो हमें लगता है इसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी है तो मुस्लिम परिवार के लोग हैं। क्योंकि यूनिट के हिसाब से जो अनाज का वितरण हुआ है, जो खाद्यान्न का वितरण हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मिला है। तो बिना किसी भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और रही बात जातिगत आंकड़ों की, तो जो लोग जाति और धर्म की राजनीति करते रहे हैं, आज देखिए कि बीएसपी भी जिन सीटों की आप बात कर रही हैं, अगर वहां पे मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी ने भी वहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। तो ऐसे में उनके जो जिस वोट वर्ग का, जिस विशेष वर्ग का वोट की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काम किए हैं, काम के साथ साथ में जो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है, वो भी हमारे साथ संतुष्ट है, हमारे साथ लगा हुआ है। वो चाहे बनारस का कॉरिडोर हो या जो है भगवान राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा हो, तो इन सारी चीजों का भी प्रभाव जनता के ऊपर है। ऐसा नहीं, इनको नकारा नहीं जा सकता है। आज दीपोत्सव हो रहे हैं। एक समय था कि केवल और केवल मुख्यमंत्री आवास पे केवल रोजा इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी। आज सारे धर्मों का वहां पे समावेश हो रहा है। आज सिख धर्मों का भी वहां पे सम्मान हो रहा है, आज वहां पे हिंदू धर्म का भी सम्मान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो बिना जाति और धर्म की राजनीति करने की शपथ लेता है कि हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, वो केवल और केवल वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग को खास करके संतुष्ट करने के लिए उन्हें पूरे के पूरे 5 साल तक बिता दिए। उसी का परिणाम था कि चाहे कैराना से हिंदुओं का पलायन रहा हो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे रहे हों, इन सब चीजों का दर्द उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा। तो अब वो चीजें रिपीट होने वाली नहीं है। जो गुंडा बवाली और जो इस तरीके के लोग थे, आज वो जेल में है। और वहां की जनता क्या उस तरीके के लोगों से भयभीत नहीं थी? क्या अपने बहुसंख्यक वर्ग इस तरीके के लोगों से प्रताड़ित नहीं था? तो आज अगर हमारी बहनें सुरक्षित है, आज अगर लोगों के अंदर शासन सत्ता का भय है, आज अपराधी यहाँ से पलायन कर रहे हैं या फिर अपराधी जेल जा रहे हैं, और जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जो दुर्दांत अपराधी है, जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, जिनके ऊपर 1.5-2 लाख का इनाम है, अगर वो भी इनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो यही समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती है। तो आज जनता सारी चीजें जान चुकी है और जनता ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहती है जो अपराधी है, गुंडे हैं, बवाली हैं, जो दूसरों की जमीन पे कब्जा हैं। और जहां पर मुजफ्फरनगर जैसी घटना होती है, दंगा होता है एक बेटी की लाश को बचाने के लिए, जब हमारे 2 जाट भाई वहां पर जाते हैं तो उनका समाजवादी पार्टी के संरक्षण में कत्लेआम हो जाता है। ये सारी बातें जनता आज भूली नहीं है। और एक बार फिर वहां की जनता ने भी मन बना लिया है, पश्चिम यूपी का जो दूसरे चरण का मतदान है, कि भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजना है और भारी बहुमत से चुन करके भेजना है। एक बार फिर हम वहां पर बड़ी संख्या में सीटों से जीत करके आ रहे हैं। ठीक है, कपिल मुनि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। कपिल मुनि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि जिन सीटों पर अब अगली वोटिंग होनी है, वहां से देखिए वोट बैंक अपना काम करेगा, लोगों ने जो सोच रखा होगा वो अपना काम करेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और जितनी चीजें निकली हैं, उसके बाद क्या कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी, या हर बार जो नतीजे उस जगह की सीट से आए हैं वैसे ही आएंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीद है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोटर्स है वहां से फायदा मिलता आया है? राखी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिन 9 जनपद में 55 सीटों पे चुनाव होना है, 2016 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बावजूद जब प्रचंड मोदी की लहर थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, जिन 55 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। मोदी के प्रचंड लहर में 27 सीटों का जीतना ये बताता है कि समाजवादी पार्टी वहां तब कमजोर नहीं थी। और आज तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। इस बार का जो चुनाव होगा वो जाति और धर्म पे नहीं होगा, इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा। मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेगा। इस बार किसान इनके लिए अहम मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 2 चीजों से डरती है, एक चुनाव से डरती है और दूसरे किसान से डरती है। किसान आज इनके खिलाफ है। अब ये जहां तक गिना लिए हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर बना, राम मंदिर बना, तमाम चीजें बनी, अब जनता उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहती है। हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण अब इस हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने वाला है। जनता ने इनको पहले के चरण के चुनाव में ही नकार दिया है।
ये बात करते हैं कि संविधान की शपथ लिए सभी लोगों के लिए और सभी जात धर्म समुदाय के लिए बराबर किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 68,500 और 69,000 और 72,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें दलितों पिछड़ों का आरक्षण किसने खाया? इसी संविधान की शपथ लेने वालों ने खाया। ये जो कह रहे बेटियां सुरक्षित हैं, हाथरस की बेटी कहाँ सुरक्षित है? वो भी तो एक हिंदू बेटी थी। परिवार चिल्लाता रह गया कि कम से कम मेरी बेटी का मुझे 100 तो दिखा दो, हम उसका हिंदू रीति रिवाज से उसका धार्मिक संस्कार करना, उसका जो है कि हम पार्थिव शरीर को उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं संविधान की शपथ लिए हुए हिंदूवादी की जो सरकार कही जा रही है, जो भगवा का चोला पहन करके रावण के भेष में लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनकी देखरेख में एक हिंदू लड़की को रातों रात पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया। ये देश भूला नहीं है, ना ये प्रदेश भूला है। अभी आप देख लीजिए, किसानों का एक जो समूह चल रहा था, उसके ऊपर एक मंत्री के बेटे ने अपनी थार जीप से रोक करके 7 किसान भाइयों को मौत की घाट उतार दिया। तो देश भूला नहीं है और आज उन्हें जेल से बेल दे दी गई है। उनके बाप को हटाया नहीं जा रहा है। ऐसे मंत्री को किस कारण पोसा पाला पोसा जा रहा है, जिन्हें उनके पद से हटाया भी नहीं जा रहा है? किस मुंह में पड़े हैं ये किसान भूला नहीं है, जनता भूली नहीं है। अब जनता मुद्दों पे वोट करेगी। जनता के मुद्दे हैं, नौकरी है, किसानों की अपनी समस्या है, रोजगार है, महंगाई है, भुखमरी है, ये सारे मुद्दे हैं। अब जनता हिंदू मुस्लिम पे नहीं आने वाली है, इससे दृढ़कोण नहीं होगा। अब जो मुद्दों की बात करेगा, अब जनता ये जान रही है कि कौन सी पार्टी आएगी तो हमारा 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री होगा। जनता ये जान रही है कि कौन सी पार्टी आएगी तो हमारे किसान भाइयों का बिजली फ्री होगा, लैपटॉप बटेगा, 10 लाख नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस प्रदेश में कर्मचारियों का था, एनपीएस को हम हटाएंगे, ओपीएस को लागू करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी उससे गठबंधन से बनने वाली सरकार करेगी। इस नाते जनता समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, आदित्य विक्रम सिंह जी, क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिलेगा? हेलो, हाँ आदित्य विक्रम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी फोन पे है जी। कितना बदलाव देखने को मिलेगा? इस समय पूरा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। जाति और आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, जाति और धर्म के नाम पर ये इन्होंने चुनाव लड़ने का मुद्दा बना लिया शुरू से। पहले विकास की बात करते नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया उसको गिना नहीं सकते हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, नौकरी नहीं लगा पाए, फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। कहां कहां इन्होंने नौकरी लगाई ये इनको बताना चाहिए। ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी नई इंडस्ट्री लगाई और कितना बहुत बड़ा विकास किया। विकास के नाम पर अब ये हटके हिंदू मुस्लिम की ओर उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। हर बार एक मुद्दा नहीं चलता है। एक बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलाया था, जाति धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को ठगने का काम किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से समझ गई है कि अब हम ठगने वाले नहीं हैं। और पश्चिम में अभी उधर चुनाव हुआ, उधर भी इनका बिल्कुल मामला साफ हो गया है। और पश्चिम से चलते हुए मध्य में होते हुए इनका पूरा सुपड़ा साफ होता चला जाएगा। और जनता समझ चुकी है, अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। ठीक है, जंग बहादुर जी, कांग्रेस कहाँ है और कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं? ये दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी, जिन 55 सीटों की हम बात कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस कितनी खरी उतर पाएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रतिज्ञा पत्र उठा लीजिए। हमसे अच्छी योजनाएं किसी के पास नहीं है। और जनता हिंदू मुस्लिम लड़ाई दंगा ये सब भूलकर इस बार कांग्रेस को वोट करने जा रही है। कहीं भी आप पता लगा लीजिए तो यूपी में बदलाव की बयार चल चुकी है, हवा चल चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे मुद्दे, हमने जो मुद्दे रखे हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो लोगों को समझ में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रियंका दीदी ने हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए जो किया है। किसानों का मुद्दा ले लीजिए, सबसे पहले उठाने वाला कौन है? प्रियंका दीदी। अभी लखीमपुर वाला कांड हुआ, सबसे पहले मुद्दा प्रियंका दीदी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। अब उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारी इससे पहले केंद्र में सरकार बनी थी तो किसानों का पूर्ण कर्जा 72,000 करोड़ रुपया माफ किया गया था।
इस बार हमारी पार्टी ने फिर ऐलान किया है कि किसानों का पूर्ण कर्जा, जितना भी पूरा कर्जा होगा, माफ किया जाएगा। और कई योजना ऐसी हैं जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, यहाँ हमारे देहात में पढ़ती हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो कहीं पढ़ने जाएं तो कोई सुविधा नहीं होती। उसके लिए स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का ऐलान किया गया है। इंटर पास करने पर मोबाइल फोन का ऐलान किया गया है। और कुल मिला के ये देख लीजिए मैम, जनता जान गई है, ये दोनों पार्टियां सपा और भाजपा को जान चुकी है, पहचान चुकी है। ये केवल जातिगत नीतियों की बात करते हैं और एक दूसरे को बांटने की बात करते हैं। इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को वोट करेगी। इसकी आंधी चल चुकी है और आने वाले 27 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव होगा और 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा तो देख लेना, कांग्रेस सबसे अच्छी रहेगी। मतलब इसकी आंधी चल चुकी मैम। ठीक है, देखिए एक बात है, मुझे ऐसा लगता है केसी जैन जी, हम कैराना या मुजफ्फरनगर दंगे से थोड़ा यदि हटकर देखें तो इस बार जो स्थितियां चर्चाओं से समझ में आई हैं या स्थितियां देखकर समझ में आई हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से यदि नाराजगी है किसी को या थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो समझ में आया है वो किसानों का मुद्दा और किसानों का जो आंदोलन था उससे समझ में आया है। भले ही कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए हों, किसानों ने बात कर ली हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ जगह से आप देखिए, चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें, बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आई इस पूरे प्रचार के दौरान कि किसान हो या फिर गन्ना बकाया जिनका भुगतान होना है वो लोग हों, ये जो मुद्दे हैं या इन लोगों की जो तकलीफें हैं वो कहीं ना कहीं वोटिंग जब होगी तो वो सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जिन पार्टियों का जो ये 112, 113 सीटों पे जो पहले और दूसरे चरण को मिला करके जो चुनाव हो रहा है पश्चिम यूपी का, इसमें जिन पार्टियों का खाता नहीं खुला वो पार्टियां उछल रही, वो पार्टियां दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। हो सकता है कुछ पार्टियां ऐसी जिनकी पूरे प्रदेश में ही खाता ना खुले। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिनके राहुल गांधी जी मैदान छोड़ करके भाग गए, वायनाड चले गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ना नहीं चाहा। आज वो कह रहे हैं प्रियंका जी सबसे ज्यादा लड़ रही, मैदान में आ रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। और समाजवादी पार्टी ने अभी वादा किया कि देखिए जाति और धर्म पे चुनाव नहीं होगा। जब जाति और धर्म पे चुनाव नहीं होगा, दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वहां पर है इसलिए हम जीत जाएंगे। तो जब जाति और धर्म पे चुनाव नहीं होगा, आप स्वयं कह रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या जाति और धर्म को देख करके लोगों के लिए योजनाएं लागू की? अगर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादा किया था अपने इसके पहले के अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और हमने 36,000 करोड़ का कर्ज 80 लाख किसानों का माफ किया है। क्या उसमें मुस्लिम भाई हमारे नहीं है? क्या उसमें हमारे सिख भाई नहीं है? क्या उसमें और लोग नहीं है? दूसरी बात ये कि रही बात किसानों की, तो अगर कांग्रेस इस तरीके से दावा कर रही है तो 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड क्यों करता रहा और पूरे प्रदेश में इनका सफाया क्यों हो गया? लोकसभा में मात्र 1 सीट बचती उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से। तो अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के 2017 का चुनाव ये लोग लड़े थे, उसके बाद में भी 50 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी नहीं पार कर पाई। क्या कारण है? आज भी ये मिले हुए हैं। जहाँ पे अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है, जहाँ पे कांग्रेस के कुछ दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतार रही है। तो ये जो विपक्षी हैं, वो चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये सब एक तरीके से मिल करके भारतीय जनता पार्टी से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जनता ने इनको नकार दिया। एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार नकारा। 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, इसके पहले 2014 में नकारा। उसके बाद में भी इनको ये लगता है कि जनता इनको सिरमाते बैठाएगी, और इनकी गुंडागर्दी, इनका गुंडाराज जनता ने देखा है। 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुए हैं उस पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है? यही समाजवादी पार्टी खड़ी कर रही है। और उन्नाव का भी जो केस हुआ, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा इसके पहले वो भी प्राप्त थे, उनके वहां एक बेटी की लाश मिलती है, और उसकी माँ जब वो अखिलेश यादव जी की गाड़ी के आगे कूद करके सुसाइड करने का प्रयास करती है, तो यही अखिलेश यादव जी जो कानून के राज की बात करते हैं वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। और ये लखीमपुर की बार-बार घटना का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लखीमपुर की घटना में हुआ क्या? वो सारे के सारे लोग जेल में हैं जिन्होंने इस तरीके का कुकृत्य किया। हम किसी भी कुकृत्य करने वाले को अपने साथ नहीं रखते हैं। केसी जैन जी, देखिए
और रही एक मिनट बस 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड में लूंगा। केसी जैन जी, दूसरी ठीक है। बात ये जो किसानों का मुद्दा है, तो किसानों के साथ माननीय अमित शाह जी ने पश्चिम यूपी के कपिल जी आ रहे हैं। 250 से ज्यादा किसानों के साथ जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में ये स्पष्ट हो गया है, लोगों का समर्थन साफ दिखाई दिया है कि पूर्ण रूप से वहां की जनता, पश्चिम यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आज आ गई है। जितने भी मुद्दे थे वो सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि किसान बिल वापस हो चुका है और किसानों की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है। साथ ही साथ आपने जो गन्ना भुगतान की बात की, 20,000 करोड़ रुपया पिछली समाजवादी पार्टी में बकाया था। ये समाजवादी पार्टी सरकार जब गई थी 20,000 करोड़ रुपया छोड़ करके गई थी गन्ना भुगतान बकाया, उसका भी भुगतान हमने किया। वर्तमान में मात्र 4,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसका भी लगातार भुगतान हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते में वो भी सारा भुगतान हो जाएगा। कई सारे टीवी चैनलों ने पूरी की पूरी इस पर डिबेट भी रखी, पूरी चर्चा की और किसानों से राय ली। वो कह रहे हैं हमारा भुगतान लगातार हो रहा है, बहुत तेजी से हमको भुगतान मिल रहा है, हम लोग जा रहे हैं, अपनी पर्ची दे रहे हैं और हमको भुगतान हो रहा है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके की सबसे बड़ी मुद्दा की गुंडागर्दी जो थी वो समाप्त हुई है। आज ये लोग उसी को मुद्दा बना रहे हैं और अभी की जो तत्काल की घटना है, इस पे क्या मुख्यमंत्री जी का कोई, पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्या कोई रिएक्शन आया? क्या अखिलेश जी का कोई रिएक्शन आया? क्या उन्होंने उसको पार्टी से बाहर किया? नहीं पार्टी से बाहर किया। और किसका चेहरा लगा के चुनाव लड़ रही है? गायत्री प्रजापति की पत्नी, जो बलात्कारी की पत्नी का चेहरा लगा करके, आजम खां का चेहरा लगा करके जो अभी जेल में। तो ऐसे लोगों के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, तो क्या जनता ऐसे गुंडा बवालियों के नाम पर वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये ख्वाब छोड़ दे दोबारा सत्ता में आने का। ठीक है केसी जैन जी, क्योंकि आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में रोका नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि ये जो आपने उन्नाव केस की बात करी थी, तो देखिए यदि समाजवादी पार्टी की गलती है, मैं तो कह रही हूं, मैं अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, गलती की है, आपको सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उस पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है, क्योंकि ये उस लड़की की जो बॉडी मिली है, आप देखिए कितने दिनों बाद मिली है, वो कब से इसके लिए लड़ रही थी, कब से इसके लिए आवाज उठा रही थी, कब से कंप्लेन कर रही थी कि मेरी बेटी गायब है, उसको ढूंढिए। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कानून व्यवस्था प्रशासन आपका है, तब गलती आपकी नहीं हुई? स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में है और वो सरकार में रह चुका है और उस सरकार के मुखिया वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिए हुए हैं, उस समय पहले तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब से सरकार बनी उसके बाद से अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब चोर को जो प्रेशर दे रहा है और अपने आप को ईमानदार बता रहा है, अपने कुर्ते को साफ सुथरा दिखा रहा है और दूसरे पे जो छींटे छिड़क रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजनीतिक सुस्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये कह रहे हैं ठीक है सारा की सारा दोष संभाल ले भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, तो ये सत्ता में आकर के क्या करेंगे? मतलब जब ये स्वयं गुंडागर्दी करवा रहे हैं, जब ये स्वयं सत्ता में होंगे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनके मंत्री कई मंत्री जेल गए, चाहे गायत्री प्रजापति हो, चाहे आजम खां हो, तमाम सारे जेल गए और ऐसे लोग अभी तमाम सारे लोग बाकी भी हैं जो जेल जाएंगे। तो ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, ये कौन सी कार्रवाई कुछ करेंगे? कहना चाह रहे थे, बोलिए। कह रहा हूँ, अभी केसी जैन साहब ये बता रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है। अगर लिस्ट उठा के देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर मुकदमे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने हुए हैं। और मेरा सवाल इनसे है कि स्वयं अपने ऊपर लगे मुकदमे हटा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। वो भले साधु का वेश बना के रहता हो, लेकिन उसके ऊपर मुकदमे है तो गुंडा है, माफिया है। समाजवादी पार्टी ने किसी तड़ीपार को गृह मंत्री नहीं बनाया हुआ है। अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? आज सवाल किसान पूछ रहा है। और समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, परिवर्तन की राजनीति करती है। आज जो किसान के मुद्दे हैं वो यथावत पड़े हुए हैं। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल करने का काम किया है। जैसे ही बिल वापस हुआ, इनके कई मंत्री कहते नजर आए चुनाव है तो हम जो है तो वापस ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ये घोषणा कर दिया था, भविष्यवाणी की थी कि हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान बिल वापस ले ले। यह देश भूला नहीं है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आजम खान साहब ने कौन सा अपराध किया है? उन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम किया। ये खुन्नस भारतीय जनता पार्टी को नहीं पची। इस नाते उन्होंने आप जमानत नहीं करवा पा रहे हैं आजम खान की, उन्होंने वो कुकृत्य किया है, उसकी वजह से जेल में।
मैं बोल अपने सकता था। कुकृत्यों के वजह से अपनी जेल पारी में पे है आजम बोलिएगा, खां। अपनी पारी पे बोलिएगा, आप जवाब दे आजम लीजिएगा। खां अपने कुकृत्यों के वजह से जेल में हैं। आप उनकी जमानत क्यों नहीं करा पाए? अरे न्यायालय बता तो तो सही रहा। न्याय करता है। मैं आपके बीच में न्यायालय नहीं के बोला था। सामने गए, मैं आपकी आपके जमानत बीच में खारिज ठीक है, हुई। प्लीज, अपने क्यों केसी खत्म जी, हुआ बोलने आपकी दीजिए, जमानत? बोलने दीजिए, प्लीज। और रही मुकदमों की बात, देखिए, समय की सीमा है, ऐसे नहीं होता। 500 से ज्यादा मुकदमे तो मुलायम सिंह यादव जी पर थे। मंत्री बना के रखा हुआ आपकी पार्टी ने, आप गुंडों की बात करते हैं। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक चीज हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जितनी महत्वपूर्ण सीटों पर अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, मुद्दों पर बात होगी और मुद्दों पर बात करने के बाद एक बार बहुत अच्छी है कि मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं पर जनता वोट करेगी। अब चाहे आरोप प्रत्यारोप में कितनी ही बातें सामने आ जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।